मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन जो है टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं, उनको हमने सॉल्व करना सीखा। अब उन्हीं क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें टू वेरिएबल में हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 19, उसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 19 आपका जो है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले बहुत अच्छे से। जैसा कि आप लोग कभी भी बोट वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं पानी अपने आप बहता रहता है, उसे बोला जाता है स्ट्रीम। और जैसे नाव पे अगर आप बैठिए, जिस डायरेक्शन में स्टीम बह रहा होता है, अगर उसी डायरेक्शन में आप चलते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब आपको कम मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो आपकी स्पीड घट जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अगर स्ट्रीम के अलोंग ट्रेवल किया जाता है तो उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, और उसके अपोजिट अगर ट्रेवल किया जाता है तो उसे बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो है, एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। टोटल उसे 10 आवर लगते हैं ट्रैवल करने में। दूसरी सिचुएशन दी हुई है कि 13 आवर में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। अब आपको बताना है कि स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड क्या है, और आपको बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी रुका हुआ हो, बह ना रहा हो, उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब अप स्ट्रीम की स्पीड निकाली जाती है तो बोट की स्पीड से पानी का स्पीड, जो स्ट्रीम का स्पीड होता है उसे माइनस कर दिया जाता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। तो पहले ये जान लीजिए आप, अप स्ट्रीम जो है वो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि स्पीड या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसका इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया आपको। अब हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। तो इसके हिसाब से हमारा जो अप स्ट्रीम बनेगा, अप स्ट्रीम स्पीड वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y, तो जाएगा x माइनस y। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि x प्लस y। अब हम अपने
पहले सिचुएशन में आते हैं। पहले सिचुएशन में कह रहा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। तो पहले अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लें। तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है स्ट्रीम की x माइनस वाई, यानी कि 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर रहा है 44 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो 44 अपॉन x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल 10 आवर के बराबर। तो ये आपका पहला सिचुएशन है। अब दूसरे सिचुएशन के लिए आते हैं। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। तो 40 अपॉन x माइनस वाई ये अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा और 55 अपॉन x प्लस वाई ये डाउन स्ट्रीम का आपका स्पीड हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर लें तो कितना दिया हुआ 13 आवर। तो ये तो सिचुएशन हुई आपकी, इक्वेशन बना इन क्वेश्चन के बेसिस पे। अब आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली जो है टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, तो इसको हमें रिड्यूस किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x माइनस वाई को p मान लेंगे और 1 अपॉन x माइनस वाई को p मान लेंगे और 1 अपॉन x प्लस वाई को q मान लेंगे। पुट 1 upon x minus y is equal to p and 1 upon x plus y is equal to q। जब ऐसा मान लेंगे तो ये पहला इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा ये हो जाएगा 30p plus 44q is equal to 10। इसी तरीके से आपका 40p plus 55q is equal to हो जाएगा 30। अब ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल करके p और q की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम जो है कोई भी मेथड लगा दीजिए, चाहे एलिमिनेशन लगा दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। चलिए हम लोग एलिमिनेशन लगा देते हैं। इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जो है हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120p प्लस 132q इज इक्वल टू 40। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 176q। और जब इसको हम 13 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120p 165q इज इक्वल टू 39। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये आपका बचेगा 11q और यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 11। अब ये q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे इसमें पुट कर देते हैं तो 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10 है आपका। तो ये हो जाएगा 30p प्लस 44q की वैल्यू 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10। 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, यानी कि 30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 और 30p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 6, p इज इक्वल टू 6 अपॉन 30, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमें p और q की वैल्यू मिल गई। अब इस p और q की वैल्यू जो है इक्वल टू क्या माना था 1 अपॉन x माइनस वाई, यानी कि 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 5। p की वैल्यू आई है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 5 से मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। और q माना था 1 अपॉन
अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन 11, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया 11। ये फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब ये आपका फिर से दो वेरिएबल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट 2x इज इक्वल टू 16 हो गया। x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 2 यानी कि 8। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ आपकी x की वैल्यू 8 आई थी। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था स्पीड ऑफ बोट, y हमने क्या माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन आसान है, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। एक बार फिर से हम बताते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आप स्ट्रीम x मान लिया, स्पीड ऑफ बोट आपने x मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लिया, तो आप स्ट्रीम स्पीड जो हो गया वो x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो गया x प्लस वाई। पहले सिचुएशन में दिया हुआ था कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 30 अपॉन x माइनस वाई कर दिया, ये अप स्ट्रीम का टाइम टेकन हो गया। 44 अपॉन x प्लस वाई कर दिया तो ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो 10 आवर दिया हुआ था तो ये 10 के इक्वल कर दिया। सिमिलरली दूसरे सिचुएशन में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम था, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, तो 40 अपॉन x माइनस वाई किया तो ये अप स्ट्रीम की टाइमिंग आ गई। 55 अपॉन x प्लस वाई किया तो ये डाउन स्ट्रीम की टाइमिंग आ गई। दोनों को ऐड करने पे टोटल टाइमिंग दिया हुआ था 13, तो ये 13 के इक्वल हो गया। अब जो है इसी इक्वेशन को हमने टू वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए 1 अपॉन x माइनस वाई को p मान लिया और 1 अपॉन x प्लस वाई को q मान लिया, जिससे हमें इक्वेशन जो मिल गया 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10 एंड 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। अब इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 120p प्लस 176q इज इक्वल टू 40। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 120p प्लस 165q इज इक्वल टू 39। दोनों को माइनस किया तो हमारी q की जो वैल्यू आ गई वो 1/11 आ गई। इसके हेल्प से हमने p की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1/5। अब 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p था तो ये 1/5 के बराबर हो गया और जिससे हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एक तीसरा इक्वेशन मिल गया। इसी तरीके से 1/x प्लस वाई की जो वैल्यू q के बराबर थी, q की वैल्यू हमारी 1/11 आई तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। x की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर आई और y जो है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम में। इन वर्ड प्रॉब्लम के मैं आपको इक्वेशन बना के बताऊंगा और सॉल्व आप लोग खुद से कीजिएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है, मैं क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं, आप जो है मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसे समझिए। फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। रितु एक लड़की है और वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है 2 घंटे में और 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है अप स्ट्रीम में 2 घंटे में। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा
और स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्ट्रीम क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर। अब जैसा कि इसमें पहले सिचुएशन में दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में, तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लें। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो जो है हम सिंपली इसमें जब सॉल्व करेंगे तो पहला सिचुएशन दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर 2 आवर में, तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्पीड हमारा डाउन स्ट्रीम का क्या है x प्लस वाई, टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2 2 1 2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 2 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो यानी कि अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, टाइम है 2 घंटा, डिस्टेंस है 4, तो 2 1 2 2 2 जा 4, यानी कि x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, x y की स्पीड निकाल लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड में, वर्क एंड प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमें करना है, ये क्वेश्चन हमें लीनियर पेयर का इस्तेमाल करके करना है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई एक काम है, उसको अगर 2 वुमेन और 5 मेन यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर करते हैं तो वो काम जो है 4 दिन में फिनिश हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन दी हुई है कि अगर उसमें 3 वुमेन और 6 मेन लग जाते हैं, यानी कि 3 औरतें और 6 आदमी लग जाते हैं, तो वही काम 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर एक आदमी अकेले वो काम करता है या एक औरत वो काम अकेले करती है तो कितना समय लगेगा। आई बात समझ में? तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं लेट 1 woman complete the work in x days। मान लेते हैं कि औरत जो है पूरा काम x दिन में कंप्लीट कर देगी और 1 मैन जो है वो कंप्लीट द वर्क इन y days, और आदमी जो है अगर काम अकेले करेगा तो y दिन लग सकता है, मान लेते हैं। तो 1 डे वर्क दोनों का क्या हो जाएगा? अगर कोई काम एक आदमी जो है x दिन में, एक औरत x दिन में करती है तो 1 डे में कितना काम हो जाएगा इसका? 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क क्या 1/x हो जाएगा भाई। मान लीजिए 10 दिन लग रहे हैं पूरा काम कंप्लीट होने में, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/10। तो ऐसे ही यहाँ पे x डेज लग रहे हैं तो 1 डे में कितना काम हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से मेन जो है 1 डे में वर्क जो करेगा, ये वुमेन 1 डे वर्क है
मेन वन डे वर्क जो होगा आपका वो 1/y हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहली सिचुएशन में दिया हुआ है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, तो 2 वुमेन और 5 मेन, यानी कि एक दिन में एक वुमेन 1/x काम करती है, तो 2 दिन में कितना करेगी। केस फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है 2 वुमेन एंड 5 मेन। 5 मेन टाइम क्यों लग रहा है, वो 4 डे लग रहा है। तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा हमारा वो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 डे। दूसरी सिचुएशन जो दी हुई है, केस सेकंड जो दिया हुआ है आपका, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि 3 वुमेन एंड 6 मेन। 3 वुमेन 6 मेन, और काम जो है वो 3 दिन में फिनिश हो जाना है। तो दूसरे सिचुएशन जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 3। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब इसको आगे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे कि 1/x पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन जो होगा आपका 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन जो होगा आपका 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 3। अब मेरे ख्याल से आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p q की वैल्यू निकाल लेंगे। p q की वैल्यू निकालने के बाद इससे रिलेट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। पहला सिचुएशन दिया था कि 2 वुमेन और 5 मेन 4 डे में वर्क कंप्लीट कर रहे थे, तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क 1/x है, तो 2 वुमेन का हो जाएगा 2/x। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे हम 1 डे वर्क लिए हैं और ये टोटल वर्क ले लिए हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा वो 1/4 होगा, और ये आपका जो होगा ये 1/3 होगा, क्योंकि ये भी तो 1 डे वर्क कन्वर्ट कर रहे हैं। एक आदमी का जैसे 1/x, एक वुमेन का जैसे 1/x वर्क था एक दिन का, तो 2 वुमेन का 2/x हो जाएगा एक दिन का वर्क। ऐसे ही 5 मेन का 5/y एक दिन का वर्क हो जाएगा, और टोटल 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/4 यानी कि 1/4। तो इक्वेशन आपका बनेगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/3। अब ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपका मेन और वुमेन कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका जो एक पार्ट बचा है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछिएगा। तो इस तरीके से आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद 3.6 तो आप लोग ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।